नजदीक आने के साथ ही दावेदारों की सांसें भी थमने लगी है। दावेदारों के साथ ही आम जनता को भी अपने विधानसभा सीट से कौन किस पार्टी से दावेदारी कर रहा है, इसका इंतजार है। दोनों प्रमुख पार्टी अपने दावेदारों की कुंडली खंगालने में लगी हुई है। माना यही जा रहा है कि दोनों प्रमुख पार्टी सबसे मजबूत दावेदार मैदान में उतारना चाहती है। हालांकि बीजेपी ने अपनी पहली सूची में 21 प्रत्याशी उतार चुकी है। चर्चा इस बात की भी थी कि 6 सितंबर को कांग्रेस की पहली सूची जारी हो जाएगी, लेकिन 22 सितंबर के बाद भी कांग्रेस में चर्चा का दौर जारी है, जिसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस की सूची को लेकर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं होगी। कांग्रेस में अंतर्कलह इतना है, आपस में इतनी गुटबाजी है कि चलेगी किसकी, इसकी चिंता है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं, कांग्रेस को टिकट दिलाने में व्यस्त नहीं है। कांग्रेस चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस में अंतर्द्वंद इतना है, आपस की गुटबाजी इतनी है, खींचतान इतना है, चलेगी किसकी इसकी चिंता है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं, कांग्रेस को टिकट दिलाने में व्यस्त नहीं। बीजेपी की पहली सूची जारी होने के बाद ये कहा जा रहा था कि जल्द ही दूसरी सूची जारी हो जाएगी, लेकिन अब तक बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी नहीं की। कहा यह भी जा रहा है कि परिवर्तन यात्रा को देखते हुए बीजेपी अपनी दूसरी सूची जारी नहीं कर रही। बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं दूसरी सूची आ जाएगी तो परिवर्तन यात्रा को अपनों का ही विरोध का सामना करना पड़ सकता है। वहीं आज बीजेपी के चुनाव समिति की भी बैठक प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने ली है। इस बैठक में दावेदारों को लेकर भी चर्चा होने की जानकारी है। एक तरफ जहां कांग्रेस की सूची पर बीजेपी तंज कस रही है, तो वहीं बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस भी पलटवार कर रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि बीजेपी हमारी चिंता न करे, अपना घर संभालें, न उनके पास नेता है, न नीति, न ही कैंडिडेट है। उनकी पहली सूची ही देख लीजिए, आगे आगे देखिए बीजेपी में क्या होने वाला है। बीजेपी हमारी चिंता ना करें, वो अपना घर संभालें, ना उनके पास नेता है, ना नीति है, ना उनके पास कैंडिडेट हैं। उनकी पहली सूची में आप देख ही रहे हैं कि क्या वो, आप आगे आगे देखिए बीजेपी में क्या होने वाला है। चुनाव नजदीक होने की वजह से जहां अब लोगों को उम्मीदवारों के चयन का इंतजार है, तो वहीं बैठकों के जरिए ये संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है कि दोनों प्रमुख पार्टी जिताऊ कैंडिडेट की तलाश कर रही है। लेकिन देखना होगा कि दोनों प्रमुख पार्टी में 2023 के रण में उतरने का मौका किसे मिलेगा और जनता किस पर भरोसा जताएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, रायपुर। नमस्कार, जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इन दिनों दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के बीच मंथन का और चिंतन का दौर लगातार जारी है। प्रत्याशी कौन होगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इस बात को लेके बीजेपी कार्यालय से लेके कांग्रेस मुख्यालय तक लगातार मंथनों का दौर जारी है। आज भी कांग्रेस मुख्यालय का जिक्र कर लिया जाए या फिर बीजेपी मुख्यालय का, दिन भर मंथन का दौर जारी रहा, लेकिन मंथन के बाद भी किसी तरह की सुगबुगाहट नामों का ऐलान को लेके नहीं हो पाया। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जवाब मांगेंगे। पहले सबसे पहले मेहमानों का ताल्लुक आपसे करा देता हूं। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए। बीजेपी से श्रीचंद सुंदरानी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक है, पार्टी के प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से नितिन भंसाली है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, सीनियर लीडर है। नितिन जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक पत्रकार संजीव गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, इसलिए पहला सवाल आपसे है क्योंकि आपके प्रभारी ने इस बात का ऐलान किया था कि 15 सितंबर वो तारीख होगी जब हमारे सारे के सारे 90 चेहरे का ऐलान कर दिया जाएगा। सर, आज 22 सितंबर हो गया है, अब तक नामों का ऐलान नहीं हो पाया है। देखिए, निश्चित रूप से G20 का सम्मेलन था, उसके बाद संसद का सत्र 22 तारीख तक आया, सारे नेताओं की व्यस्तता थी और निश्चित रूप से सूची हमारी जल्द आ जाएगी। कांग्रेस पार्टी देखती रह जाएगी। अभी तक तो हमारे 1 महीना पहले 21 उम्मीदवार डिक्लेयर हो गए। बाकी उम्मीदवारों की तैयारी है, किसी भी समय किसी भी दिन ये सूची हमको सबको देखने को मिल जाएगी। चले, बिल्कुल। एक बार मैं नितिन जी का रुख कर लेता हूं। नितिन जी, कांग्रेस पार्टी ने भी इस बात का ऐलान किया था कि 6 सितंबर वो तारीख होगी जब हमारी पहली सूची आ जाएगी। बाद में उसे शिफ्ट करके 9 सितंबर का ऐलान किया गया। आज 22 सितंबर, वही सवाल आपसे,
कि मंथन चिंतन कब तक चलेगा? नामों का ऐलान आखिर आप लोगों ने घोषणा के बाद, तारीख तय करने के बाद भी अब तक नहीं कर पाए हैं आप लोग। देखिए अवधेश जी, कांग्रेस जो एक लोकतांत्रिक पार्टी है, लोकतांत्रिक तरीके से यहाँ पर टिकट मांगने का अधिकार सभी को है और पार्टी ने सभी को ये मौका दिया। ब्लॉक लेवल पर आवेदन मंगाए गए टिकट दावेदारों के, वो ब्लॉक लेवल से वो आवेदन जिले स्तर पर गए, जिले से उसकी छटनी होके वो आवेदन जो है प्रत्याशियों के वो स्टेट की कमेटी में आया। इसके बाद उसमें भी काट छांट हुई कि कौन सा प्रत्याशी किस स्थिति में है, सामाजिक उसके सर्वे, राजनीतिक सर्वे, इसके अलावा क्षेत्रीय मतदाताओं से फीडबैक और बहुत सारे प्रोसेस हैं जिससे यहाँ पर प्रत्याशियों को गुजरना पड़ता है। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। तो हम हमारे जो तरीके हैं, पार्टी की जो लाइन है, उस लाइन पे हम काम कर रहे हैं और निश्चित तौर पर बहुत जल्द टिकटों का भी ऐलान होगा। पर हाँ, ऐसा होगा कि टिकटों का ऐलान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जैसा नहीं होगा कि 21 प्रत्याशियों को वहां से दिल्ली से बैठकर थोप दिया जाए। हमारे प्रभारी महोदया ने क्लियर कहा है कि टिकट मांगने के लिए किसी को भी दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर तो ये रात में सोए थे और सुबह लिस्ट आ गई 21 प्रत्याशियों की। 21 प्रत्याशियों को जिनको टिकट दिया उनको पता नहीं था कि उनको चुनाव लड़ना, और वहां जहां पे उनको टिकट दिया उस क्षेत्र की जनता नहीं जानती कि भाई ये किसको टिकट दे दिए। और ये जो अपनी चुनावी तैयारियां करने में व्यस्त हैं, तो मुझे तो बड़ा व्यंग नजर आता है इनकी चुनावी तैयारियों पर। ये समितियां बनाते हैं, भोजन समिति, परिवहन समिति, होटल समिति, आवास समिति। ये चुनाव लड़ रहे हैं या कोई इवेंट या दुर्गा पंडाल या गणेश पंडाल का इवेंट कर रहे हैं, ऐसा नजर आता है। तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी गंभीर नहीं है। और रहा सवाल इनकी एक कोई तथाकथित परिवर्तन यात्रा निकली है जिसमें ये भीड़ नहीं जुटा पा रहे हैं, लोगों का जन समर्थन इनको नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नितिन जी, अमित भाई शाह लगातार छत्तीसगढ़ आने से कतरा रहे और लगातार उनके दौरे निरस्त। बिल्कुल नितिन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सुंदरानी जी के पास इन तमाम चीजों का जवाब शायद होगा। मैं संजीव जी का रुख एक बार कर लेता हूं। संजीव जी, समझना आपसे ये चाहेंगे कि आखिरकार ऐलान के बाद भी मंथन ही मंथन क्यों चल रहा है, और इस मंथन से अमृत जो निकलेगा वो किसके हिस्से में जाएगा, और इसका हल करने के लिए कौन से चेहरे होंगे यहाँ पे? देखिए अवधेश, सबसे बड़ी बात है कि जब भी चुनाव की घोषणा होती है तो राजनीतिक पार्टी जो भी दल होते हैं जो चुनाव में जाना चाहते हैं, तो उनके पास सबसे बड़ी समस्या सही चेहरे को टिकट देना होता है। जो भी चेहरा होता है उसे टिकट देना सबसे बड़ी बात होती है। और ये एक प्रकार से इसी चेहरे के दम पे, ठीक है, आपके पास जो भी चेहरा होता है जिसके जो नेतृत्व करता है मध्य प्रदेश का या देश का, वो अलग बात है। लेकिन जो प्रत्याशी होते हैं वो बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं जीत और हार में। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो प्रत्याशी जिसका लगातार वहाँ के क्षेत्र के साथ अच्छी पकड़ है, वहाँ लोगों के सुख में वो शामिल हो रहे हैं, और भी जो चीजें हैं वो सारी चीजें कि वहाँ वो लोगों से लगातार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, लोग उनको जानते हैं कि नहीं जानते, ये भी बहुत सारी चीजें इसमें डिपेंड करता है। तो ऐसा होता है कि जब भी प्रत्याशी चुनने की जब बारी आती है पार्टियों को, किसी भी जो भी पार्टी है जो चुनाव लड़ती है, तो उनके पास ये सारी समस्याएं आती हैं। अब दूसरी सबसे बड़ी बात आती है कि अगर आपने सही पार्टी का चयन कर भी लिया, तो क्या वह वहाँ के जो जातिगत जो चीजें हैं, जो उसके आधार पर वो सही बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, जो और दूसरी बात ये है कि समीकरण के हिसाब से वो सही है कि नहीं है, क्या है, कैसा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 21 उम्मीदवारों का तत्काल तुरंत उन्होंने नाम घोषित कर दिया था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो उस क्षेत्र का था जो कमोबेश पार्टियां वहां लगातार हार रही थी। वो कमजोर जो क्षेत्र माना जाता था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसमें से 21 तो पूरी तरह से 2018 में आ रहे थे, उसमें से 16 जो है 2000 उससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें लगातार 2 बार से हार रहे थे। तो अभी आने वाला जो समय है और जिस हिसाब से लोग महत्वाकांक्षा के साथ राजनीति में आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबको खुश करना किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है, लेकिन वो भी नहीं चाहते कि कोई नाराज होकर नुकसान भी पहुंचाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। मैं एक बार सुंदरानी जी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, पहले सूची तो आप लोगों ने बड़े जोर शोर से 3 महीने पहले आप लोगों ने ऐलान कर दिया। कहा यह गया कि प्रत्याशियों को ज्यादा समय मिलेगा,
वो लोगों के ज्यादा करीब तक पहुंचेंगे, नाराजगी दूर करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। लेकिन पहली सूची के ऐलान के बाद जो ब्रेक लगा है, क्या कांग्रेस जो आरोप लगाती थी कि पहली सूची आप लोगों ने जारी करके जो गलती की है उस गलती को आप लोग दोहरा नहीं रहे, पहला सवाल। दूसरा सवाल है कि कांग्रेस के साथी आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग असमंजस में है, अभी भी परिवर्तन यात्रा G20 तमाम चीजों का आप लोग बहाना बना के नामों का ऐलान करने से बच रहे क्योंकि आप पहले ही अपने ट्रैप में फंस चुके हैं। नहीं, ये कहना बिल्कुल निराधार है कि हम 21 उम्मीदवारों की सूची जारी करके कहीं फंस गए। 21 उम्मीदवार आज अपने अपने क्षेत्र में पूरी मुस्तैदी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और निश्चित रूप से वे सीटें बड़ी कमजोर सीटें रही, लेकिन जहां पे अब आप ही के मीडिया के लोग अब ये कहने लगे हैं कि 21 सीट में 15 से 16 सीटें बीजेपी जीतेगी, तो वो सीटें थी जिसमें एक भी सीट हमारे पास नहीं थी, या पिछले चुनाव में भी ऐसी वो सीटें नहीं रही हमारे पास। तो ऐसी सीटों पे दांव लगाए और निश्चित रूप से आप आने वाले कुछ दिनों में ही आप देखेंगे बाकी के सारे प्रत्याशी हमारे घोषित हो जाएंगे। पार्टी ने यही कहा था कि आचार संहिता के पहले हम अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतार देंगे, तो अभी आचार संहिता लगने में वक्त है। नहीं सुंदरानी जी, मैं आपको जरा एक बार याद दिला देता हूं कि आपके पार्टी के प्रभारी जब सरगुजा दौरे पे गए थे, वहां पे उन्होंने कैमरे के सामने इस बात को स्वीकार किया था कि 15 सितंबर से पहले सारे नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। नंबर 1, नंबर 2, आपकी बातों में एक मैं टिप्पणी कर रहा हूं कि आपने कहा कि आपके ही मीडिया के साथी कह रहे हैं कि 16 से 17 सीटों पर बीजेपी जीतेगी, जिन 21 सीटों का ऐलान हुआ। मैंने उस मीडिया रिपोर्ट को आज तक मैं पढ़ नहीं पाया हूं, शायद आप पढ़े होंगे, मैं उसके लिए इनकार नहीं करता हूं, लेकिन आप इस चीज से कैसे इनकार कर सकते हैं कि आपके प्रभारी ओम माथुर जो बड़े ही सीनियर लीडर है, उन्होंने 15 सितंबर की तारीख तय की थी? नहीं, निश्चित रूप से की थी। मैं अवधेश जी आपकी बात को कोई गलत नहीं बोल रहा। जी बिल्कुल। मैंने कहा ना कि G20 का सम्मेलन बीच में था और कहीं न कहीं लोकसभा का सत्र भी एक आ गया। बिल्कुल। नई परिस्थितियां सामने थी, देश के सामने थी, चुनौतियां थी, उन सारी बातों से पार्टी के लोग व्यस्त भी थे। वरिष्ठ नेता जो संसदीय बोर्ड की बैठक में बैठते हैं, तो निश्चित रूप से अब वो फ्री हो गए। अब आप प्रतीक्षा करिए, जल्द आ जाएगी। नितिन जी, बीजेपी तो कह रही है कि उनके पास 2-3 बहाने, मतलब 2-3 कारण थे जिसके कारण ऐलान नहीं हो पाया। G20, विशेष सत्र, तमाम चीजें, परिवर्तन यात्रा। आप लोगों के पास तो सब ऐसे कुछ है नहीं कि आप लोग G20 में आप लोग बिजी हो, परिवर्तन यात्रा में बिजी हो, फिर भी मंथन का दौर लगातार जारी है। देखिए, लगातार बैठ के मैं बता दूं, आज भी आपको बता दूं कि चुनाव समिति के संबंध में प्रोटोकॉल समिति, अनुशासन समिति, संचार समिति, योजना एवं रणनीति समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति, चुनाव प्रबंधन समिति, इन सबकी मीटिंगें लगातार जारी है। साथ ही कैंडिडेट सिलेक्शन का काम भी लगातार जारी है। स्थानीय स्तर पर फीडबैक लेना, सर्वे रिपोर्ट को देखना, जो सिटिंग एमएलए उनके कामों को देखना, जिन सीटों पर 19 सीटों पर हमारे विधायक नहीं है, अभी 71 पे तो हमारे हैं, जिन 19 सीटों पर हमारे विधायक नहीं है उन सीटों पर भी ये मंथन करना कि पिछली सीट जो है हमने कितने वोट से हारी, हम किस स्थिति पर है, तो उन सारी चीजों का आकलन करते हैं। और जैसा कि मैंने अवधेश जी कहा कि लोकतांत्रिक पार्टी और लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग टिकट चयन का काम करते हैं। ब्लॉक से लेकर के आवेदन मैं आया है आपको और टोक रहा हूं, आप जिसे लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रहे हैं, पार्टी की इंटरनल पॉलिसी कह रहे हैं, बीजेपी उसी पे कटाक्ष कर रही है कि आप लोग एक राय नहीं हो पा रहे, आपके भीतर इतने सारे गुट बने हुए कि आप लोग एक नहीं हो पा रहे। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं। देखिए अवधेश जी, किसी भी चीज को ना नकल करने के लिए उसमें अकल की जरूरत होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर नकल किया है इन्होंने। जी, मैं बता रहा हूँ ना, पहले सुनिए, नकल कहाँ की है इन्होंने। कर्नाटक में हम लोगों ने हारी हुई सीट तो पहले कैंडिडेट घोषित किए, तो नकल की है और अकल के साथ नहीं की है। अब दिख जाएगी कितनी अकल। लोकसभा में मेंबर अकेले भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये 50-52 सीटों पे अटके हुए हैं। मान्यता प्राप्त विपक्षी दल ये नहीं है और भारतीय जनता पार्टी के अकल की बात करते हैं। इनकी खुद की अकल कितनी है दिख जाएगा। ये निर्णय नहीं ले पा रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। जो पार्टी 50 साल सत्ता में रही, वो पार्टी अगर मान्यता प्राप्त विपक्षी दल नहीं है केंद्र में, तो आप देखिए अकल किसकी कम हो गई। सर वही बातें नितिन जी छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं, बार कि 15 सीटों पे आप बात कर रहे थे, बार एक बात को दोहरा रहे हैं कि हम हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है।
कौन सा प्रजातंत्र है? आप निर्णय नहीं कर पा रहे हो, आप बैठ के कोई टिकट का डिसाइड नहीं कर पा रहे आपको हो। किस चीज 6 का तारीख टेंशन को है? आप पहली सूची जारी करने वाले थे, उसके बाद 9 तारीख को जारी करने वाले थे। आज 22 तारीख निकल गई, अभी तक आप मीटिंगें ही कर रहे हो। कब मीटिंग होगी, कब तय होगा, कब प्रत्याशी तय होंगे, कब मैदान में जाएंगे, इसका कोई अता पता नहीं। आप 19 सीट हारी हुई सीट की बात करते हो। अरे वो हारी हुई सीट ही घोषित कर दी इस चीज का टेंशन मीडिया को और आप लोगों को हो तो समझ में आए, पर ये भाजपा को क्यों टेंशन हो रहा है? नहीं, हमें कोई टेंशन नहीं, आप मत करिए ना, चुनाव के बाद करिएगा, चुनाव के बाद करिएगा, हमें किस बात का टेंशन? आप लोग वो क्या भोजन समिति, यातायात समिति, होटल समिति, आवास समिति में लगे रहिए। आप इंतजार करते रहे, मैनेजमेंट जैसा लग रहा है आप भारतीय लोग जनता चुनाव पार्टी नहीं की लड़ रहे। सूची का इंतजार करते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी कांग्रेस की सूची का इंतजार नहीं बिल्कुल करेगी। सुल्तानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास, एक बार संजीव जी का रुख कर लेता हूं। संजीव जी, पार्टियों के भीतर जो मंथन का दौर लगातार जारी है, आपको क्या लगता है कि मंथन इतना बड़ा विषय है या निर्णय तो कहीं और से होना ही है? देखिए अवधेश, सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही कहा था कि बहुत आसान नहीं हो सकते प्रत्याशियों का केवल ये ठीक है ये और ये ठीक नहीं है, इस आधार पर प्रत्याशियों का चयन नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि एक बड़ा डर जो है किसी भी पार्टी को भीतरघात होने का भी लगा रहता है, जो रूठे हुए जो प्रत्याशी होते हैं उनके द्वारा किया जा सकता है। देखिए, राजनीति में जो भी व्यक्ति आता है वो बड़ी महत्वाकांक्षा लिए आता है। जो भी अगर एक पार्षद कभी चुनाव जीतता है तो व्यक्ति कभी ना कभी चाहता है कि मैं आगे चल के इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। वो केवल पार्षद का बस मैं पार्षद चुन लिया हूँ, उसके बाद फिर आगे नहीं बढ़ूंगा, ऐसा तो कभी लेकर तो आता नहीं है वो। तो बड़े महत्वाकांक्षी लोग ही राजनीति में आते हैं। तो अब उनकी महत्वाकांक्षा, सबकी महत्वाकांक्षा तो पूरी नहीं होती है, किसी किसी की होती है। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसा व्यक्ति जिनको लगता है कि मैं इस सीट के लिए प्रमुख दावेदार था, एप्रोप्रिएट व्यक्ति था, और मुझे अगर इस टिकट नहीं मिला है, तो फिर वो वहां से फिर वो भीतरघात करने की कोशिश करता है, अपने ही पार्टी के व्यक्ति को हराने की कोशिश करता है, या तो फिर अपने व्यक्ति को खड़े करने की कोशिश करता है, खुद भी खड़ा हो जाता है, और तमाम तरह की चीजें होती है। तो इन सब चीजों से पार्टियां बचने की कोशिश करती है, और यही कारण है कि देखिए, आनन फानन में अगर कोई भी पार्टी उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी, तो अगर उसमें जो रूठे हुए प्रत्याशी हैं उनको भी मनाना पड़ेगा, वो भी सारी चीजें चलती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कठिन दौर होता है प्रत्याशियों का चयन चुनाव के समय। तो इसी चीजों से दोनों पार्टियां, और मुझे ऐसा लगता है सभी पार्टियां, जो भी पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ने वाली हैं, सभी पार्टियां इसी दौर से गुजर रही हैं। और आने वाले समय में धीरे धीरे करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि किसी न किसी को तो चुनाव लड़ाना है। तो अब वो इफ्स एंड बट्स वाली सारी चीजें चल रही होंगी, और आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही सभी पार्टियां अपना अपना प्रत्याशी घोषित करेंगी। बिल्कुल। नितिन जी, आपको क्या लगता है कि मंथन का जो दौर है, आप भी एक कमेटी में मेंबर हैं, ये मंथन का दौर कब तक चलेगा? और 6 तारीख का जो आप लोगों ने ऐलान किया था, वो 6 तारीख कहां तक शिफ्ट हो पाएगा? देखिए, बार बार अवधेश जी 6 तारीख की चर्चा हो रही है, तो मैंने बताया आपको कि लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है भाई, प्रोसेस है, पूरा प्रोसेस का पालन किया जा रहा है। जिस समय आप लोगों से बात हुई होगी उस समय ऐसा लगा होगा कि ये प्रोसेस जो है ये 6 तक कंप्लीट हो जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जहां पर ये देखा गया कि एक सीट पर 5 या 7 लोगों ने भी दावेदारी की, कांग्रेस ने सभी को दावेदारी करने की छूट दी, क्योंकि लोकतंत्र में सभी को अधिकार है। अभी संजीव गुप्ता जी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार, की हर कोई महत्वाकांक्षी होता है, टिकट पार्षद जो होता है वो भी ये सोचता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं इस देश का। तो पार्षद यदि ये सोचे मैं प्रधानमंत्री बनूं तो ये ठीक है, पर एक चाय बेचने वाले ने जो देश की हालत कर दी, ये किसी से छुपी नहीं है। तो हम तो 23 पर भी काम कर रहे हैं, 23 पर सरकार बना रहे हैं। सरकार ने हमारी पार्टी ने 75+ का नारा दिया, और हम 75+ पर काम भी कर रहे हैं ईमानदारी पर। हमारा इसके बाद का जो लक्ष्य है 2024 में, जो केंद्र में जुमलेबाजों की ये सरकार बैठी, इसको जड़ से उखाड़ फेंकना। तो जो हमारा गठबंधन है, इंडिया और कांग्रेस पार्टी मिलकर हम इस चुनाव लड़ेंगे, और अब देखिएगा बहुत ही बड़े अप्रत्याशित परिवर्तन केंद्र में भी होंगे। तो सुंदरानी जी, 23 में तो कांग्रेस 75 पार जाएगी, और 24 में भी अप्रत्याशित जीत होगी। देखिए, सपना देखना और सपने देखने वाले को मना नहीं किया जा सकता। हालात इनकी यह है कि ये 30 सीट जीतने की स्थिति में नहीं है छत्तीसगढ़ में, 30 सीट की स्थिति भी नहीं है। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी पाटन छोड़ के कोई और सीट पे भी दावा करने जा रहे हैं, तो 2 सीट से लड़ने की बात कर रहे हैं, वो घबरा गए हैं। यही समस्या है कि
तो कांग्रेस पार्टी का कौन भूपेश कैंडिडेट बघेल है? कहाँ से लड़ेंगे, ये चिंता छोड़ टीएस बाबा के इस की चिंता स्थिति पे रहेंगे। अपनी रमन सिंह, सरगुजा में- बृजमोहन अग्रवाल, ये सब सरगुजा कहाँ की से स्थिति लड़ेंगे? आप पता कर लें, वो बात नहीं है जो 2018 में थी। बिल्कुल। भूपेश बघेल जी के दुर्ग जिले की स्थिति नाजुक है। दुर्ग जिले की आधी से अधिक सीटें शेर तो के आगे आज की बकरी तारीख बांध में दी है आप हारी हुई लोगों तय ने। है। पाटन में बस्तर में आप देखिए पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। जिस प्रकार परिवर्तन यात्रा को महत्व मिला है, तभी अमित भाई साहब बस्तर नहीं आए, स्मृति ईरानी जगदलपुर से वापस हो गई, क्योंकि देखिए- उनको पता था कि वहां जाने पर देखिए भीड़ नहीं परिस्थितियां जुटेगी। होती है। बरसात गिर रही वहां थी, पर वो बरसात में नहीं क्या पहुंच आरोप पाना पत्र जारी नेताओं करने का। आए थे, कई अमित बार भाई साहब 1000 आपके राहुल कुर्सियों का गांधी हॉल भी नहीं आने भर वाले पाया। होते हैं और नहीं आ पाते हैं। आप राहुल गांधी को नहीं, आप प्रियंका गांधी को लाके घुमा रहे हो। आपको लगता है राहुल हम गांधी के घुमा आने नहीं से रहे वोट कट भैया, जाएगा? घुमा आप लोग रहे हो, हम घुमा नहीं रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल घुमाइए साहब। हम तो चाहते हैं अमित भाई आपके साहब, नरेंद्र प्रजातंत्र- भाई मोदी, स्मृति ईरानी, ये सब आए। हम तो चाहते हैं, इनके आने से हमारी राह आसान होगी। नहीं, इनके नहीं, पहले उठी पुरेंदेश्वरी आती थी, वो कहती थी नहीं, नहीं, छत्तीसगढ़ में निश्चित मोदी रूप के से चेहरे पे आएंगे, लड़ेंगे। निश्चित रूप से ओम आएंगे। माथुर आए, उन्होंने कहा कमल के फूल पे लड़ेंगे, तो ये खुद निर्धारित नहीं कर पा रहे कि किसके चेहरे पे लड़ेंगे। बिल्कुल, सुंदरानी जी, बिना मैं- दूल्हे की बारात के जैसे निकल सुंदरानी जी, पड़े इसी और सवाल डांस के साथ करने मैं के लिए लौटूंगा बारात आपके में पास। बारातियों की कमी। जी। मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगा। एक बार संजीव जी का रुख और मैं कर लेता हूं। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि चेहरे को लेके जो मंथन चल रहा है, क्या उस चेहरे के मंथन से रणनीति पे भी असर पड़ेगा? अगर आप चेहरे में ज्यादा दिन उलझे रहेंगे तो फिर रणनीति कैसे बनाएंगे जीत की? निश्चित तौर पे देखिए क्या होता है कि मैंने जो इतने दिनों से, इतने सालों से जो पार्टी ये चुनाव जो कवर करता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे अगर जल्दी उम्मीदवारों की घोषणा होती है तो कुछ हद तक फायदा तो मिलता है, क्योंकि वो उनको काम करने का अवसर मिलता है उस क्षेत्र में। कोई बड़ा चेहरा ना हो तब तक। अगर कहीं बड़ा चेहरा है और वो मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ से तो ये फला व्यक्ति चुनाव लड़ेगा, जो भी है वो इस सीट पर उसकी दावेदारी मजबूत है और उनके अलावा किसी को दूसरे को चुनाव लड़ना नहीं है, और वो भले बाद में उनका की घोषणा हो तो उनको उन सीटों को छोड़ दे, तो नए चेहरे अगर लेकर आते हैं या फिर विधायक को बदलते हैं, उसकी जगह में किसी नए व्यक्ति को देते हैं, या फिर नए चेहरे को लेकर आते हैं, पिछले समय जिसने चुनाव लड़ा था उसको नहीं देकर किसी और को दे रहे हैं, तो अगर ऐसे में अगर जल्दी उम्मीदवार घोषणा हो जाए किसी भी राजनीतिक दल में, तो उनको ज्यादा काम करने का अवसर मिलता है। और सबसे बड़ी बात है जो मैं लगातार कह रहा हूं कि जो नाराजगी रहती है उसको भी दूर करने के लिए, उसको भी मनाने के लिए तमाम तरह के जो चीजें अपनाई जाती है, वो सारी चीजें भी करने का पूरा अवसर मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोले। नितिन जी, माफ कीजिए, सुंदरानी जी, आपके पास मैं लौट रहा हूं उन्हीं सवालों के साथ कि चेहरे को लेके आप लोग अभी तक उलझे हुए हैं। बिना बारात के दूल्हा, बिना दूल्हे का बारात आप लोगों की पार्टी को संज्ञा दी जा रही है। ऐसा नहीं है भाई साहब, चेहरे के आधार पे कोई चुनाव नहीं होता। अब 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, लेकिन चेहरा हमारा कोई घोषित नहीं था। लेकिन चुनाव हुआ, हम बहुमत में आए, फिर डॉक्टर रमन सिंह जी को नेता बनाए। हमारे नेताओं की बड़ी फौज है हमारे पास। स्वाभाविक दावेदार डॉक्टर रमन सिंह जी है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का इसने उनके साथ है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी हैं, नारायण चंदेल जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी हैं। एक बड़ी श्रृंखला है हमारे मुख्यमंत्री के दावेदारों की, और निश्चित रूप से विधायक दल में तय होगा। हम भूपेश बघेल जी कौन थे? 2018 में नेता थे, घोषित नेता थे, विधायक दल ने उनको चुना था। ये खुद तो अपनी बात को देखें, हमारे पे आरोप लगाने की जरूरत क्या है? उस वक्त इनका नेता कौन था? 2018 में किसको नेता घोषित किया था? आज हम पे आरोप लगा रहे हैं कि 18 में जो आप चुनाव हार गए, वो 2018 में आपका नेता कौन था भाई? नकार दिया। आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे भूपेश बघेल जी, नेता प्रतिपक्ष टीएस देव बाबा थे। आपका नेता कौन घोषित हुआ था विधानसभा में? आज भाजपा पे आरोप लगाते हो आप 2018 का जवाब दीजिए ना सुंदरानी जी। 2018 में आपका नेता कौन था? बात तो नेता पे हो रही, बात तो चेहरे पे हो रही ना। आपका 2018 में चेहरा कौन था? आपका चेहरा कौन था? 2.5 साल के बाद में फार्मूला निकाला गया, विधायक दल में आप तय नहीं कर पा रहे थे। 2.5 साल का घोषित किए आप लोगों ने, ये काम तो कभी भाजपा में नहीं हुआ। उसके ऊपर एक लाइन भाजपा याद 3 आती है, चुनाव में सरकार बनाई, लेकिन विवाद एक लाइन याद आती है, विवाद की स्थिति नहीं थी। आपके यहाँ तो विवाद की स्थिति रही, और आगे भी और कुछ ऐसे 2.5 साल करेंगे। के चक्कर में सिर्फ मक्खन खाया विधायकों ने।
वो मक्खन घी दूध दही वो आप लोग ज्यादा अच्छे से ठीक है, समझते हैं, हम लोग ठीक है, नितिन जी, बुरे बासी खाने वाले लोग। नितिन जी देखिए, ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि कैंडिडेट डिक्लेयर करने के मामले पे बीजेपी अपर हैंड है, क्योंकि उन्होंने 21 नाम ऐलान कर दिया है। आप लोग आज भी मंथन कर रहे हैं। ये कौन सा ऐलान है? मजाक लगता है मुझे, तो ऐलान नहीं लगता। ये एक लाइन जो मैं बोलना चाह रहा था उदेश जी, वो यही है कि बीजेपी के चुनाव की तैयारी की यही कहानी, नया कैलेंडर कील पुरानी। ये है कील वही है, कैलेंडर बदल रहे इनके, बाकी कुछ होना जाना नहीं है। और ये जिस प्रकार क्या कौन सी यात्रा वो तथाकथित परिवर्तन यात्रा निकल रही है, कई सीटें ये भी नकल की है। सरकार परिवर्तन बनाने यात्रा की में लोग भूमिका में इकट्ठे नहीं हो रहे। रहेंगी। आपको पता है सीटें क्यों रोकी? सीटें इसलिए डिक्लेयर नहीं कर रहे कि परिवर्तन यात्रा में विरोध झेलना पड़ेगा। चले बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक है, अपने अपने तर्क सबके हो सकते हैं, लेकिन कुल मिला के यही है कि चाहे बीजेपी हो चाहे सत्ताधारी दल कांग्रेस हो, दोनों में बीजेपी में पहली सूची के बाद मंथन का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस अभी भी पहली सूची के इंतजार में मंथन कर रही है और तमाम लोगों की उम्मीद यही है, जो दावेदार है, कि वो दावेदारी करे, वो उनका नाम तय हो। लेकिन किनका नाम तय होगा ये कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा। तैयारियां अपने अपने स्तर पर लगातार जारी है। वक्त का अभाव है, इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, नितिन जी आपका शुक्रिया, संजीव जी आपका भी शुक्रिया। लेकिन कुल मिला के यही है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बीजेपी दोनों में दावेदारों की धड़कनें लगातार बढ़ते जा रही है। मंथन के साथ साथ धड़कनें भी बढ़ते जा रही है। धड़कनें कब थमेंगी, कब किनके नाम का ऐलान होगा, इसके लिए जितनी उम्मीद नेताओं को है उससे ज्यादा उम्मीद कार्यकर्ताओं को है कि इस बार उनका चेहरा कौन होगा, क्योंकि किसी भी चुनाव में जीत हार के लिए चेहरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अहम माना जाता है। फिलहाल आज इस चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।